आई थिंक रात के 12 या 12:30 बजे की लास्ट ट्रेन होगी वो। आई वॉज कमिंग फ्रॉम कांदिवली टू घाटकोपर, और वहाँ पे दादर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सो आई ना फेल्ट, ट्रेन से गिरा था मैं, सर पे बहुत ज़्यादा मार लगा था। सो उसकी वजह से इंटरनल इंजरीज हुई थी, एंड देन धीरे धीरे पता चलने लगा कि मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ। Hi viewers, welcome back to another episode of Enthu Talks, a platform provided by Enthusiastic where you can share your story and talk your heart out. Our today's guest is very special. Should I call him a poetess? Should I call him a story writer? Or should I call him a photographer? Uh, ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक ही इनका प्रोफेशन है. He is basically he is passionate about photography, so वो फोटोग्राफी भी करते हैं और इतने सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं वो आज के टाइम में कि बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग भी उनसे फोटोग्राफी सीखते हैं. आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग को आई एम पॉसिबल किया. तो आइए व्यूअर्स आज जानते हैं उनके बारे में, उन्हीं से ही फुल डिटेल में उनकी स्टोरी. और हम बहुत लकी हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं एट एंथुसियास्टिक. वो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी भी पढ़ाते हैं. सो आज उन्हीं की ही बात को मैं उन्हीं के ही वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ उन्हें एक कविता के थ्रू. पूछा आज किसी ने बातों ही बातों में, पूछा आज किसी ने बातों ही बातों में, बता ये मुसाफिर काफिरे में इस तेरी मंजिल कहाँ. कहना तो बहुत कुछ चाहता था वो, मगर कुछ ना कहा, चुपचाप रहा. So, Mr. Krishna, the floor is open today for you to share your story with us. Can you थैंक यू please सो मच. introduce about yourself? Yes. थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. आपने तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब मैं क्या बताऊँ आपको. डेफिनेटली, अब जैसे आपने बताया कि वो पर्सन जिसको बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन कई बार अब वो लास्ट में बोल नहीं पाए, चुपचाप रहा. वो कविता ही स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में भी बहुत सारी लाइंस उसमें आई थी. सो एग्जैक्टली यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी. नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल आंसर, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी है, इतनी सारी चीजें आज बताने के लिए आज आप बहुत ज्यादा चुपचाप हमको हो नहीं जाएगा. रहेंगे. आज हम आपके बारे एग्जैक्टली. में स्टोरी सुनना चाहेंगे. सो श्योर श्योर, डेफिनेटली. हम शुरुआत करते हैं आपकी चाइल्डहुड डेज से. आपकी चाइल्डहुड डेज कैसे रहे? सो चाइल्डहुड डेज की बात करें तो जितने सारे बच्चे हैं, हर एक का चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है. मेरा भी बहुत ज़्यादा रोमांचक हुआ था. एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल क्लास जो कैटेगरी होती है, जहाँ पर आपको खाने के लिए 2 दिन का अगर खाना आपके पास रेडी है तो बहुत बड़ी बात है, इस बात को माना जाता है. तो वैसे कैटेगरी में जन्म हुआ है, उस पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड से आया, झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ अभी भी फिलहाल. वहां से पे जन्म लिया था. बहुत हर बच्चे को एक सिखाया जाता है कि अगर आपके माँ बाप इलिटरेट होंगे तो आपको ये बताया जाता है कि बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़, सरकारी बाबू बन जा. सेम एटीट्यूड में मेरा भी चाइल्डहुड गया है, बहुत सारे लोगों का गया होगा. 7th स्टैंडर्ड तक तो ज्यादा कुछ बातें हुई नहीं, नॉर्मल है, बच्चे नॉर्मल चॉकलेट मांग रहे हैं पापा से, सारी चीजें घर वाले पूरी कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड मेरा एजुकेशन हुआ था म्यूनिसिपल स्कूल में, तो अप टू 7th स्टैंडर्ड इट वॉज गोइंग वेल. सारी चीजें अच्छे से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. 7th स्टैंडर्ड के बाद में थोड़ा सा लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लेना चालू कर दिया था. सो डेफिनेटली चाइल्डहुड तो नॉर्मल अच्छा है, बट सिर्फ एक चीज़ है कि 7th स्टैंडर्ड में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था बिकॉज फीस पेमेंट नहीं हुई थी. सो वो छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि उसका मजाक बन रहा है. आप उसको डांट दोगे चलेगा, लेकिन आप उसको 10 दोगे सामने बोलोगे ना कि बेटा आप मजाक बना रहे हो उसका, तो वो पता चलता है. एंड वही सारी चीज़ हुई थी, 2 महीने का पेमेंट नहीं हो पाया था. आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ का पेमेंट पेंडिंग था, 3 महीने का मिलाकर. तो वो पेमेंट ना होने की वजह से, और मेरा स्कूल भी ऐसा था, गाय के तबेला होता है, उस तबेले के अंदर सारे के सारे बच्चे आके पढ़ते थे. तो बहुत ही ज्यादा झोपड़पट्टी में जो स्कूल होता है वैसे, तो वहां पर थोड़ी सी चीजें हुई लाइफ में. फिर वहां से अच्छा लगा कि चलो बाबा
निकाल लिया गया है, लेकिन कैसे ना कैसे फैमिली तो आपको अंदर स्कूल में दाखिला करवा ही देती है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे अरेंजमेंट हुआ, फिर से स्कूल में गया। उसके बाद में अच्छा लगा कि चलो पापा मुंबई के टॉप के कॉलेज में जाके वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, एजुकेशन का महत्व समझ में आया उस वक्त। एंड देन फिर वो कंप्लीट कर लिया। तो चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया, सच बताओ तो आपको, क्योंकि ये सारी चीजें होनी जरूरी थी, नहीं तो आज आपके सामने बात नहीं कर पाता मैं। बिल्कुल, लाइफ में स्ट्रगल होता है तो लाइफ में हम कुछ सीख पाते हैं। बिना एग्जैक्टली। स्ट्रगल के लाइफ भी एक प्लेन पेपर की तरह है, एक ब्लैंक पेपर की तरह जहां कुछ नहीं बन पाता है। तो आपने अपने बचपन में स्ट्रगल किया, जब स्कूल से निकाले गए और उसके बाद वापस आपने मैनेज किया, आपकी फैमिली ने आपको स्कूल में एडमिशन कराना, आपकी पूरी स्टडीज एजुकेशन कंप्लीट करना, बिकॉज एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यस सो यस। उसके बाद आपने एजुकेशन पूरी करी, फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए भी आप गए। सो आपके ग्रेजुएशन डेज कैसे रहे, मतलब आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? क्या वो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए अपनी ग्रेजुएशन, और आगे आपका जो मोटिव था लाइफ में, क्या वो आपका मोटिव उस ग्रेजुएशन लेवल पे पूरा हो पाया? जो एक हर एक करियर ओरिएंटेड पर्सन के लिए होता है कि मुझे ग्रेजुएशन पूरी करके करेक्ट एक करेक्ट। सक्सेसफुल पर्सन बनना है, एक फैमिली के लिए रोल मॉडल बनना है, अर्न करके जी। दिखाना है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ रहा ग्रेजुएशन और करियर स्टार्ट में? सो आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि फैमिली को हमेशा एक रोल मॉडल की जरूरत होती है, एंड वो एक्चुअल में है, क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास के आप लोग देखोगे ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने जो नहीं किया मेरे लाइफ में, मेरा बच्चा मेरे लिए करके दिखाएगा। अगर मैं कहीं पर नौकरी नहीं कर सका तो मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत अच्छी उसको नौकरी मिले। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे मेरे जैसे कुछ नालायक लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने दिल की सुनते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में था कि हमेशा ना आपके दिल की खुद की जो है वो सुनो। आई टोल्ड यू लाइक 7th स्टैंडर्ड आई वॉज ना थ्रोन अवे फ्रॉम द स्कूल। तो वहां पर मैं पेंटिंग करता था उस वक्त। तो आपने देखा रहेगा बहुत जो पहले के टाइम में चॉकलेट्स आते थे ना, तो वहां पर रैपर में कार्टून के स्टिकर्स होते थे। एंड में जो बच्चों के चॉकलेट खाने के बाद रैपर वो नीचे फेंक देते, तो बेंच के नीचे जाके वो चॉकलेट के रैपर्स उठाता था, उनके ऊपर जो कार्टून से उसकी पेंटिंग करता था नॉर्मल पेंसिल से, क्योंकि कलर्स तो अवेलेबल थे नहीं। सो आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग माई सेल्फ एज अ पेंटर इन लास्ट 7th स्टैंडर्ड। उसके बाद में अब फाइनेंशियल बहुत ज्यादा खराब था घर का। तो पिताजी मेरे मिस्त्री थे जो कड़िया काम करते हैं। वो अभी तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया बिकॉज उनका एज हो चुका है, बट उस वक्त ना वो ज्यादा सा काम करते थे, तो मैं उनके साथ में गया था। बहुत ज्यादा काम करता था। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड वैसे ही गया मेरा, 10th तक वैसे ही काम किया। मॉर्निंग में स्कूल है, आफ्टरनून में स्कूल है, उसके बाद में 10-12 घंटे का आपको रोड पे जो काम चल रहा है या फिर कहीं पे झोपड़पट्टी में कुछ काम कर रहा है वहां पर आपको जाके काम करना पड़ता था। तो वो डेली पूरा जॉब हो रहा है। उसके बाद में 11th जब बात आई, तो अगेन 10th में अच्छा था कि परसेंटेज अच्छे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। दिमाग में वो था, किसी ने दिमाग में डाल दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। होता क्या है पता नहीं था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं। बट उस वक्त कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ओपन कास्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आ चुकी थी। सो एट द लास्ट स्टेज आई टुक एन एडमिशन इन FYGC कॉमर्स सोमया कॉलेज में। एंड वहां पर जाने के बाद में मैंने बोला ठीक है, जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करो एंड उसमें अच्छे तरीके से काम करो। सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। 11 12 13 14 15 आई वॉज विदाउट क्लासेस में, वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, फर्स्ट रैंकर था। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी तारीफ भी होती है। एंड साइड बाय साइड फॉर दैट एंटायर 5 years आई वॉज डूइंग जॉब। अलग अलग कंपनीज में भी थोड़ी थोड़ी जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो कर रहा था मैं। गैस की हमाली जो होती है, गैस सिलेंडर आप देखते हो, तो वो गैस के सिलेंडर पहाड़ पे चढ़ाने के लिए आपको 30 to 50 रुपीज मिलते हैं। आपने देखा रहेगा जो अभी भी वो मजदूर होते हैं। तो आई वॉज डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो, क्योंकि उससे थोड़ा सा बाहर से साइड साइड इनकम आ जाता था। वो सारी चीज़ें अच्छी सी चल रही थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन के बाद में सारे लोगों की फैमिली की भी अच्छी चीज़ें थी कि चलो भी बेटा पढ़ लिख गया है, अब अच्छी जगह पे जाएगा, जॉब करेगा। मेरे भी दिमाग में वही ऑलरेडी प्लान किया गया था कि आपको बड़े होकर एक जॉब करना है, क्योंकि उसके बाद कोई उन्होंने लाइफ देखी नहीं, तो आपके दिमाग में भी वही वो चीज़ डालने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई एंड उसके बाद में मैंने वही किया। बट द वन थिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी मेरे, इन 11th आई फॉल इन लव विद मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन पेन के साथ में मरहम भी था प्यार का। तो वो साइड बाय साइड चल रहा था। तो ऐसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था। एंड ग्रेजुएशन के बाद की स्टोरी वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू। पर ग्रेजुएशन तक ये सारी चीज़ें हो रही थी। आई होप आपको ओके। मैंने बताई, राइट। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ कंपनी जॉब्स भी करी होंगी एज अ, लेकिन जैसा सब एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपको प्लान किया गया कि ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद आपको जॉब करनी है, तो आप फोटोग्राफी फील्ड में कैसे आए?
कौन आपकी इंस्पिरेशन रहा, या क्या आपके लिए मतलब कैसे आप फोटोग्राफी को आपने एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया? क्या आपकी इंस्पिरेशन रही? सो ईशा, कैसा है कि लाइफ में ना आपके जब आप बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करके आते हो ना, तो उस वक्त वो डॉट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। एंड जब आप एक्चुअल में चल के आ जाओगे कहीं दूर, तो फिर आपके पास वो राइट होता है वो डॉट्स को कनेक्ट करने का। तो मेरे साथ में भी वही हो रहा था। उस वक्त जो बुरी चीजें हुई मुझे लगा बुरी है, बट आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो सारी चीजें हुई। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो पेंटिंग वाला। सो हम्म। पेंटिंग में कर रहा था, जब तक घर पे पता नहीं चला तब तक तो सारी चीजें अच्छी हो रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ 1500 से 1600 ड्राइंग्स कर रखे थे, चॉकलेट के रैपर्स के, जो कार्टून वगैरह आते थे। एक दिन घर पे पता चला तो घर वालों ने बहुत मारा, सारे पेंटिंग जला दिए गए मेरे। एंड उस वक्त 2-3 दिन तक मारी पड़ रही थी घर पे, स्कूल भेजा नहीं गया था। एंड ये बोला गया था कि क्या करेगा आगे बन के, पेंटर बन के जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने अपना दुकान लगाएगा क्या? क्योंकि उन्होंने उनके लिए आर्ट वगैरह कुछ था ही नहीं उस वक्त। एंड उस वक्त ना आजू बाजू वाले लोग भी आपको बहुत मारते हैं, तो मुझे आजू बाजू वाले लोगों की भी मार पड़ी थी। तो 8 स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक दिमाग में वही फिट हो गया था कि बॉस पेंटिंग को छोड़ देना है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे साथ भी वही हुआ कि पेंटिंग मैंने पूरी लाइफ में छोड़ दी थी। मैंने आगे कभी इतने टिवाई तक कोई भी पेंटिंग नहीं की, क्योंकि डर बैठ गया था दिल के अंदर। क्योंकि आपने जो भी बनाया हुआ है उसको अगर आपके सामने जलाया जाता है ना, और एक 7 साल के बच्चे के ऊपर, 7वीं के राइट। बच्चे के ऊपर, तो बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। तो साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा मैं उस वक्त मार खा गया था कि समझ नहीं आ रहा था। एक ही दिख रहा था कि बाबा ग्रेजुएशन करो, एक जॉब लो और उस जॉब के साथ में पूरी जिंदगी बिताओ जैसे बाकी सारे लोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही थी। ग्रेजुएशन में मैंने आपको बताया था आई फॉल इन लव, सो आई प्रपोज दैट गर्ल इन 11th स्टैंडर्ड। वो भी लेक्चर में मैडम सामने बैठे थे फर्स्ट बेंच पे। एंड आई वेटेड फॉर 5 years टू गेट एक्सेप्टेंस। तो 5 साल टीवाई तक तो मैं एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रहा था। फॉर्चुनेटली वो एक्सेप्टेंस भी हो गया, टीवाई कंप्लीट हुआ। एंड बहुत सारी चीजें अच्छी लगने रही थी कि चलो बाबा अभी बहुत सारी चीजें एक लाइन में आ चुकी है। उसी वक्त मुझे जॉब मिला गोदरेज का, बहुत ज्यादा अच्छे पैकेज पे। तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आई थिंक 7 to 8 राउंड से इंटरव्यू के, वो सारे सिलेक्ट करने के बाद में मैं वहां पर गया। लेकिन उस वक्त कुछ लव लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही थी, बिकॉज बहुत ज्यादा कंडीशंस थी हमारे बीच में एंड मैं समझ नहीं पा रहा था। तो सडनली एक कॉल आया उनका कि नाउ इट्स ऑल ओवर करके, अभी हम लोग साथ में नहीं रह सकते। एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस कि अब 5 साल वेट किया है, उसके बाद में क्या करना है समझ ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान टूट जाता है अंदर से। तो उस वक्त उस पर्टिकुलर डिसीजन में मैंने एक डिसीजन लिया कि आई गो टू कैलकाता, मुंबई छोड़ देना है, महाराष्ट्र छोड़ देना है, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो उस वक्त इस पर्टिकुलर डिसीजन के साथ में मैं कलकत्ता चला गया। एंड कलकत्ता जाने के बाद में व्हेन आई एक्चुअली वेंट ओवर दिया, तो वहाँ पे सबसे छोटा बंदा मैं ही था। 21 का एज होगा अराउंड, सारे लोग एजेड लोग थे पूरे ऑफिस में। एंड वहां पर मुझे पहला कैमरा मिला था, पुलपिक्स कैमरा, जो कंपनी का कैमरा था। सो वहां पर जो कंटेनर्स पैक होते थे वहां पर उसका फोटो क्लिक करके डीलर पे मेल पे भेजना पड़ता था, उस कैमरा से जो फोटो क्लिक करके। मुझे जैसे कैमरा मिला तो मुझे लगा पेंटिंग वाला शौक फिर से आ गया। चलो बाबा कैमरा मिला है अपना ही ये करके, तो पूरे दिन भर जेब में कैमरा कंपनी का लेकर भाग रहा हूँ। जितने ऑफिस के लोग हैं, सारे लोगों के फोटोग्राफी में फोटोज आ क्लिक कर गए? रहे हैं। हाँ, तो जितने या ऑफिस के लोग हैं सारे के सारे लोगों के फोटोज में क्लिक कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट में ब्रांच मैनेजर बैठा है बेचारा, ऑलरेडी टेंशन में मेल कर रहा है, उसके जाके फोटोज क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग था, कोई बोलने वाला था नहीं। तो ट्रेनिंग पीरियड में तो आप हनीमून पीरियड में हो वैसे, तो वहां से फोटोग्राफी एक्चुअली मैंने एक्चुअली दिल से कब कन्वर्जन हुआ एज अ पेंटर, एज अ फोटोग्राफर, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि उस वक्त कैमरा क्या होता है वो पता चला। बाकी कोई कोई तो बताने वाला था नहीं। एंड देन धीरे धीरे नॉलेज लेना, अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये छोटा कैमरा, इससे बड़ा कैमरा क्या होता है, इससे बड़े कैमरास क्या होते हैं। फिर वहां से मेरी चालू हुई। देन आई थिंक नोकिया के लूमिया सीरीज के फोन आते थे तभी, छोटे वाले। तो उसमें मुझे 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, उससे मैं फोटोज क्लिक करने लगा। वहां से एवोल्यूशन एज अ फोटोग्राफर मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ। फिर आपने राइट। कैमरा कैमरा आपके हाथ में आया, तो आपने आपके अंदर फोटोग्राफी का पैशन निकल के आया। जी। तो एज अ जो एक पेंटिंग का था, आप उस चीज को भूल गए और फोटोग्राफी में आके आपने उसमें ध्यान लगाया। तो आप राइट। मतलब अ, आप कब से फोटोग्राफी कर रहे हैं, और आप फोटोग्राफी के टीचिंग में कैसे आए? ये क्या ट्विस्ट ओके। आया जो आपने एक कंपनी जॉब छोड़ के और फिर एज अ टीचिंग में आए, और वो भी एक फोटोग्राफी के फील्ड में, जो आज आप एक सक्सेसफुल राइट। फोटोग्राफर हैं। सो क्या आपकी जर्नी कैसी रही जो आप आज यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में आए फोटोग्राफी को लेकर? सो व्हेन आई वाज इन गोदरेज, आपको जैसे मैंने बताया, वहां पर मुझे वो कैमरा मिल गया था।
2-3 फोटो जो कंपनी के क्लिक करने पड़ते थे कंटेनर के, उसमें 2000 फोटो मेरे थे। तो जब वो कैमरा चेक किया गया ऑफिस में, तो उसमें हजारों फोटोज मेरे दिख रहे हैं क्लिक किए हुए। तो मुझे लोगों ने, ऑफिस वालों ने पूछा, डांट भी पड़ी थोड़ी सी कि बाबा ये क्या कर रहा है क्या नहीं। तो दिल में लगा कि नहीं, कि वो जो पेंटिंग थी ना, वो जो एक्चुअली में ड्रॉ कर रहा था किसी और की रेप्लिका, वो कार्टून का रेप्लिका मैं बना रहा हूँ। फोटोग्राफी में एक चीज हुई कि आप ना खुद के इमोशंस दूसरों में दिखाई देते हैं आपको। वो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके चेहरे पे भी एक नॉर्मल स्माइल है, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग से आप रिलेट कर सकते हो। एनिमल्स में बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाई देते हैं। तो मुझे एक कला समझ में आई कि जब मैं कैमरा के थ्रू देख रहा हूँ, जब आंखों से देख रहे हो और कैमरा के थ्रू देखते हैं ना, दो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो किसी के इमोशंस आपको कैप्चर करना, वो भी एक कला है। उस कला को ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर में डेवलप कर रहा था, मुझे खुद को भी नहीं पता था, लेकिन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो चल रहा था बैकग्राउंड में। 1 या 2 साल मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद में अगेन, वही बोलते हैं ना, पुराना प्यार आपको फिर से बुलाता है। तो फिर से वो एक कॉल आया उनका कि ना, तू तेरे करियर के लिए छोड़ के गया है, मैं तो तेरे लिए कभी मैटर नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें हुई। देन मैंने इमोशनल डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं, हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे, एंड देन आई केम बैक टू मुंबई। वो जो अच्छा खासा जॉब मिला था, मैंने प्यार के लिए छोड़ दिया। पहली मिस्टेक लाइफ की। बाकी यूवर्स को बोलना चाहूंगा, लाइफ में कभी ऐसी मिस्टेक मत करना। सो वो छोड़ने के बाद Yeah. में इट वाज अ वेरी डिफिकल्टी फॉर मी, बिकॉज बहुत सारा अच्छा पैकेज आपको मिलता है, आपके पास जॉब नहीं है अभी, फैमिली से आपका नाता टूट चुका है, क्योंकि फैमिली के लिए आप अभी ऑपोजिशन बन जाते हो। आपने उतना अच्छा जॉब छोड़ दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं, तो फैमिली को क्या अंडरस्टैंड कराओगे? फैमिली तो लव लाइफ से ऑलरेडी अपोजिट में थी। तो वो इश्यू आने लगे। उसके बाद में एक ऐसा टाइम था जो आई वॉज इन डिप्रेशन टोटली, मे बी मान के चले 10-15 महीने के लिए। एंड उस वक्त मैं फोटोज सिर्फ देखता रहता था लोगों के, जो लोगों ने क्लिक किए हुए हैं, पेपर में छप रहे फोटोज, वो देखता रहता था। जहां पर भी दिखाई दिया, जॉब फाइंड आउट कर रहा था, जॉब भी नहीं मिल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं जो फोटोज के अंदर आप एक सेंस होता है ना, देखने का नजरिया जो डेवलप करने की हम लोग बात करते हैं अभी कोर्सेज में, वो ऑटोमेटिक साइड बाय साइड डेवलप हो रहा था। बहुत सारे तो अब आप वैलेंटाइन डे मुंबई आ फेयर चुके वैसे थे। मैं मुंबई आ चुका था। मुंबई में आने के बाद में गोदरेज के वीपी बैठे थे मेरे सामने, एंड मुंबई झूठ बोल कर आया था मैं, मेरे मम्मी का ना ऑपरेशन होने वाला है, ये झूठ बोल कर आया था, क्योंकि सच तो बता नहीं सकता ऑफिस में। तो वो जब 2-4 दिन की छुट्टी थी, 10 दिन की छुट्टी हो गई, 1 महीने की छुट्टी हो गई, तो उसके बाद में ऑफिस वाले भी बुलाने लगे, क्या हुआ है बताओ करके। देन आई वेंट इन द ऑफिस, आई टोल्ड देम एंटायर ट्रूथ, जो भी आपको जैसे बता रहा था, पूरी कहानी मैंने उनको बताई। देन वो सर बैठे थे मेरे सामने, ही वॉज अ वीपी लेवल। उन्होंने बोला कि कृष्णा, तुझे जो जॉब मिला है बहुत ज्यादा बड़ा अच्छी पैकेज का है, एंड मुंबई में अभी वैकेंसी नहीं है, तुझे कलकत्ता फिर से जा, तुझे करियर बना, लाइफ में बहुत लोग अच्छे मिलेंगे, फोटोग्राफी तुझे करनी है तो साइड बाय साइड कर, बट करियर को मत छोड़। तो मेरा सेंटेंस था उसको कि सर, वड़ा पाव बेच के भी मुंबई में अगर कोई सर्वाइव कर लेता है, तो मैं तो एटलीस्ट से पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे अंदर उतना ताकत है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुंबई को छोड़ के वापस नहीं जाऊंगा। ये सेंटेंस में मैंने छोड़ दिया ताऊ में। वहां से जाने के बाद बहुत सारे टाइम तक कुछ जॉब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि डिप्रेस चल रहा था ना, माइंड में क्लियर ही नहीं था क्या करना है। फोटोग्राफी भी सिर्फ फोटोज देख रहे, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था। घर से पैसे तो मिलने वाले थे नहीं, जितना आपके मोबाइल के लिए नहीं पैसे मिले तो कैमरा कहाँ से दिलाएंगे। फिर मुझे एचडीएफसी में जॉब लगा। एचडीएफसी में मेरा फर्स्ट सैलरी था, आई थिंक 4 या 5 दिन मैंने काम किया था, उससे 9,000 रुपीज उनके आए थे, एंड मैंने पहला कैमरा परचेस किया था कूलपिक्स L330 करके, निकॉन का, अभी वो मॉडल बन हो चुका है। तो उससे मैंने फिर एचडीएफसी के सारे शूट्स करना चालू किया, जो भी ऑफिस के शूट होते थे, ऑफिस में फंक्शंस वगैरह होते, वो फ्री में काम करता था, वहां पर शूट करा था। तो मैंने पहले दिमाग में ये रखा था कि लाइफ में कभी फोटोग्राफी को ना पैशन की तरह रखूंगा, उसको प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा, ये मैंने पहले डिसाइड करके रखा था। सो वॉट एवर आई विल शूट, आई विल नॉट टेक अ चार्ज, आई विल कभी पैसे नहीं लूंगा मैं। लेकिन एक टाइम होने के बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अगर आप कहीं पे कला किसी को देते हो ना, उस कला की कदर होती है जब आप उससे कोई ना, फ्री में की लोगों की कदर नहीं होती। आप किसी में भी किसी को भी फ्री की कला दीजिए, वो पर्सन को भले बहुत अच्छे से आप सिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वहां पर जाके ना उसकी वैल्यू जो है ना, जब आप कोई सैक्रिफाइस करते हो तभी उस चीज की वैल्यू होती है। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, अनलेस अनटिल इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया, लाइक दिस। तो ये सारी हो गई चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छे से सीखना चालू किया। तब तक प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था। तो वन में एक मेंटर थे मेरे कॉलेज के, उन्होंने मुझे बताया था कि कृष्णा, लाइफ में अगर तुझे प्रो लेवल पे बनना है तो प्रो जगह से नॉलेज लेना भी जरूरी है। देन आई टुक एन एडमिशन इन वन ऑफ द एफ, मतलब एक फोटोग्राफी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। वहां पर जाने के बाद भी वहां पर पता चला कि जो नॉलेज मैं देख रहा था वो मिल नहीं रहा है, तो वहां से भी मुझे लेफ्ट करना पड़ा। उसके बाद में बहुत सारे इश्यूज आए, फिर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मैंने जैसे आपको आई थिंक
आपको बताया नहीं मैंने, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था आपने ट्रेन में। आपने हाँ, आपने एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, तो इस बीच में आपका एक कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, तो हाँ। आप कैसे, सो मतलब उस अ, कोई बहुत बड़ा था, मेजर था, या एक ब्रेक थ्रू था लाइफ का वो एक्सीडेंट? सो आई लेफ्ट द गोदरेज। उसके बाद में एचडीएफसी मैंने 1 से 1.5 साल काम किया। एचडीएफसी से मैंने छोड़ा फोटोग्राफी के लिए। आई वॉज टॉप सेल्स करता था वहां पर, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, रेवेन्यू अच्छा आ रहा था। बट उसके बाद में दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, अभी फोटोग्राफी में करियर करना है। तो एचडीएफसी का जॉब मैंने फोटोग्राफी के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में आई वर्क इन इंडसइंड बैंक अगेन। उसके साथ साथ मैंने कोटक बैंक में काम किया था। देन टीसीएस में मैंने 1 साल और काम किया। सो आई वॉज वर्किंग साइमल्टेनियसली, कैपिटल जमा कर रहा था। कैपिटल से मैंने इक्विपमेंट लेना चालू किया, जो मेरे कैमराज वगैरह थे सारे के सारे। तो लगभग 8-10 लाख का इक्विपमेंट भी सेव हो चुका था इतने सालों में। उसके बाद में कॉलेज का एक बहुत अच्छा सा दोस्त था, उसके साथ में मैंने फोटोशॉप का इमेज डोरशॉप, मेरी पहली कंपनी जो नाम रखा था मैंने, वो फुटपाथ पे हमने कोलाज फोटो फ्रेम का दुकान चालू किया था, यहाँ पर मुंबई में ही। और वहां पे डे नाइट काम कर रहा था मैं, लेकिन उसके बाद बॉडी को आराम नहीं मिल पाया मेरा। तो सडनली उस वक्त जो मैंने आपको बताया था लव लाइफ का, वो फिर से बीच में आ रहे थे चीजें, बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही थी। एंड एक दिन ऐसे ही, आई थिंक रात के 12 या 12:30 बजे की लास्ट ट्रेन होगी वो, आई वॉज कमिंग फ्रॉम कांदिवली टू घाटकोपर, और वहाँ पे दादर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सो आई ना फेल्ट, ट्रेन से गिरा था मैं, सर पे बहुत ज्यादा मार लगा था। सो उसकी वजह से इंटरनल इंजरीज हुई थी। एंड देन धीरे धीरे पता चलने लगा कि मैं चीजें भूलने लगा हूँ। सो विद इन 2 और 3 वीक्स आई लॉस्ट माई एंटायर मेमोरी, जिसमें आप बोल सकते हो कि पूरी की तरह आप एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो। सो यू कैन सी द हम्म। वर्ल्ड, आप देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्यों कुछ लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है, बट दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि वो चीज को आइडेंटिफाई क्या करना है। उस वक्त बहुत ज्यादा फिर आपने डिफिकल्टी हुई थी कैसे अपने बिकॉज आप को मैनेज किया ऐसे टाइम में जब आपका मेमोरी धीरे धीरे जाने लगा? क्या आपके साथ करेक्ट। कोई था उस टाइम सपोर्ट करने के लिए, या कैसे आपने अपने आप को इतनी डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को स्टैंड किया? आई विश ईशा की उस वक्त अगर कोई होता ना साथ में, तो चीजें आज इतनी बदतर नहीं होती उस वक्त। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस वक्त कोई साथ में था नहीं, तो आज मैं इतना स्ट्रांग उसके लिए बन पाया हूँ। तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि डॉक्टर के पास जाना है, यू डोंट हैव द मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव इनफ मनी फॉर द मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज योर इनकम इज स्टॉप। सेकेंड थिंग, आपको पेन हो रहा है वो आपको समझ में आता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक इश्यू है। फैमिली आपके साथ में नहीं होती, फैमिली भी आपको मरने पे छोड़ देती है। बिकॉज सिंपल, अगर आपका बच्चा एक यंग एज में, जहाँ पर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात आती है, वहां पर वो ऐसे उल्टे सिल्टे काम कर रहा है, सारी चीजें लाइफ की अलग अलग कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं देख पाते कि ये लड़का जा किधर रहा है, इसने पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही खराब कर दिया है। तो उनका भी, वो भी अपने पॉइंट पे सही थे, तो उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया था। एंड उस वक्त आई वॉज लाइक, मैं घंटों प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता था। कोई भी, जैसे आप भिखारी देखते हो ना, ऐसे बहुत सारे भिखारी घंटों प्लेटफॉर्म पे ऐसे पड़ा हूँ। एक कई बहुत सारे गुरुद्वारे हो गए, चर्च हो गए, जहां पर जो चीज दिखी वहां पर जाके बैठ जाता था। थोड़े से 5-6 महीने मेडिकेशन चल रहे थे, तो धीरे 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 2 मिनट 5 मिनट की मेमोरीज आपको याद होने लग जाती है। तो 2 मिनट पहले क्या किया, तो वो गजनी पिक्चर में आपने देखा रहेगा कि वो हमेशा फोटो क्लिक करता है। आई वॉज ट्राई टू कीप अ डायरीज, तो मेरे पास वो एक डायरी थी, छोटा सा पेन था, मैं हमेशा लिख के रखता था कि नाउ इट्स 5:26, आई एम एट दादर। उसके बाद में मैं यहाँ पे हूँ, 5-10 मिनट हो गए, भूल गया। फिर उसके बाद में क्या, वो डायरी देख के करना है। तो वो रियल लाइफ की जिंदगी ना, वो पिक्चर में दिखाया गया है, बट वो एक्चुअल में जब मैंने खुद जी ना, तब पता चला कि इट्स नर्क से भी बदतर होती है वो जिंदगी। उस वक्त आपको एक्चुअल में कोई पर्सन हेल्प नहीं करता। एंड आप कितना भी अच्छा बैकग्राउंड आप होने दो, आप बहुत ज्यादा रईस वगैरह नहीं तो होने दो, अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है ना, आप जो हो, तो आप कोई नहीं हो, तो आपको नॉर्मल एक पर्सन की तरह लोग भी ट्रीट नहीं करते, ये एक्चुअल में है। वो एक फेज बहुत ज्यादा जरूरी था कि आपको खुद की वैल्यू बता करने के लिए। आज आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी लाइफ में, आपके पास पैसा होता है, फैमिलीज होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन कई बार इतना एक बार सोच के देखना होता है हम लोगों को कि नाउ, अगर ये सब कुछ चला जाए जो भी आपके पास है, तो आपके पास वो ताकत है क्या, फिर से आप स्टैंड आउट कर लो, फिर से आप चीजें बना लो। वो तभी आता है जब एक्चुअली आप सब कुछ खो चुके होते हो लाइफ में, तो आपके पास कुछ भी खोने का डर नहीं होता। तो वही सारी चीजें हुई। 1 या 2 साल लगे, धीरे धीरे मेडिसिन। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया, रिक्शा वाले थे, आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल। बहुत सारे ऐसे रिक्शा वाले थे, उन रिक्शा वालों से मेरी दोस्ती हुई थी, एंड दोज पीपल वर पेइंग फॉर माई मेडिसिन।
कोई नाता नहीं, कोई उनका मेरे साथ लेना देना नहीं है। मैं उस जगह पे पड़ा रहता था घाटकोपर प्लेटफॉर्म पे, तो वो उन्होंने देखा एक दो बार, तो उन्होंने सोचा बात करने वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैंने रिक्शा चलाना भी चालू किया, नाइट में रिक्शा भी चलाता था उनके साथ में, थोड़ा ना एक उनको हेल्प करता था। तो पिछले 4-5 महीने, आई थिंक 5-6 महीने, तो उन्होंने मेरे मेडिसिन के पैसे दिए थे। एंड उसके बाद में धीरे धीरे लगभग मुझे 3 साढ़े 3 साल लग गए उस चीज से बाहर आने के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद में पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खत्म हो गया था। बिकॉज नाउ जिसको इतना अपने लाइफ में सबसे प्रायोरिटी दी, वो पर्सन आपके लिए नहीं है। उसके साथ आपकी फैमिलीज वगैरह वो नहीं है, रिलेटिव्स तो दूर के है, वो तो थे ही नहीं पहले, तो वो अभी भी नहीं है। फ्रेंड्स यू डोंट हैव, स्ट्रेंजर्स यू डोंट हैव। अब आपके पास आइडेंटिटी भी नहीं है। एंड यू डोंट हैव द बैकअप ऑफ द फाइनेंशियल। एक वड़ा पाव लेने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं, तो आप क्या करोगे? खत्म। उस वक्त एक्चुअल में एक बोल सकते हो कि वो पर्सन ना गिव अप कर देता है। एंड मेरे साथ भी वही हुआ, आई लिटरली गिव अप कि अब क्या करना है, बस खत्म। नाउ आई ट्राई टू टेक माई ओन लाइफ एटलीस्ट 3 to 4 times। बोलने के लिए अभी है, लेकिन एक्चुअली उस वक्त ना ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके आप करते रहते हो। सो देन आई केम टू नो कि चलो बाबा अभी फिर से स्टार्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरी डिग्रीज नहीं थी, आज भी मेरे पास मेरे कॉलेज का डिग्री नहीं है। बिकॉज वेन आई वेंट इन कलकत्ता, वहां से आते वक्त वो सारी चीजें कहाँ पर मिस कर दी मैंने, मुझे खुद को पता नहीं था। तो जॉब के लिए जाने लगा, बहुत सारे जॉब के लिए इंटरव्यू दिए। मॉर्निंग 9 o'clock एक अलग जॉब है, इंटरव्यू के लिए गया हूँ, 11 बजे दूसरा इंटरव्यू है, 1 बजे तीसरा इंटरव्यू है, शाम को 4 बजे चौथा इंटरव्यू है। मॉर्निंग गया, फेल, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड। एटलीस्ट 1 or 1.5 months डेली यही रूटीन था। मॉर्निंग में कपड़े पहनो, इंटरव्यू के लिए जाना है। चपरासी से लेकर जितने भी अलग अलग जॉब आते हैं, मॉल में कपड़े बेचने का काम है, दुकान में काम है, जो भी दिखा वहां पर गया जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। हर बार जाके फेल हो जाता था। क्वेश्चन वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड लाइक, जस्ट कृष्णा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं उनके सामने वैसे बैठा हूँ, एंड नाउ आई एम अ ब्लैंक। बिकॉज कुछ था ही नहीं ना दिल में बोलने के लिए, आपके पास कुछ है ही नहीं, अंदर से आप हार चुके हो, तो क्या सामने बोल रहा होगे? सामने वाला भी पर्सन आपको Hmm. 1 मिनट में जज कर लेता है, उसके बाद में वो आपको निकाल देगा। ठीक है कृष्णा जी, वी विल गेट बैक टू यू। हर जगह से रिजेक्शन आ रहा था। सो आई लिटरली काउंटेड 47 इंटरव्यूज आई गेव इन 1.5 months। उसके बाद में अब एक पॉइंट आया, आई वॉज सिटिंग, आई डोंट नो, मुझे प्लेस याद नहीं आ रहा है, बट एक जगह पे बैठा था मैं। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार इससे बदतर अब क्या हो सकता है लाइफ में। सारी चीजें तो चली गई हैं, कुछ है ही नहीं, उससे बदतर होने वाली चीज क्या है? एंड उसको थोड़ी थोड़ी मेमोरीज थी, क्योंकि मेडिसिन साइड बाय साइड चल रहे थे, वो रिक्शा वाले जो थे वो पैसे दे रहे थे उसकी वजह से। 1,000 रुपए तभी मेडिसिन लगते थे पूरे महीने के लिए। तो फिर डिसाइड किया कि नाउ अब बहुत ज्यादा हो गया, अब जाके ना आपको बैकआउट करना है, आपको फिर से वापस लेना है। लाइक बोलते हैं ना कि नाउ अब शो टाइम है, जितना भी वो नाउ था वो हो चुका है। एंड उसके बाद में एक न्यू बेबी का जब का जन्म हुआ, एक कृष्णा जो अभी आपके सामने है। देन आई वेंट इन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, वहाँ पे एक हेल्थ केयर, यूएसए में मेडिकल हेल्थ केयर की कंपनी थी, वहाँ पे जॉब मिला। वहाँ पे पता नहीं था कि मुझे मेडिकल इश्यूज वगैरह है। 2 साल वहाँ पे काम हुआ, देन वहाँ से भी मैंने फोटोग्राफी के लिए छोड़ दिया बाद में फिर से, कि फोटोग्राफी करनी है करके वहाँ से छोड़ा। देन उसके बाद में आई स्टार्टेड माई ओन करियर इन फोटोग्राफी। कॉलेज में एक था कि इन FY आई गॉट अ पनिशमेंट टू टीच। मेरे कॉलेज में हिटलर, आपने देखा रहेगा 3 इडियट में हिटलर करके एक जो सर थे, जैसे मेरे टीचर थे। तो आई वॉज इन FY, रेड हैंड खेल रहे थे सारे लोग क्लास में। एंड मेरा हाथ था वहाँ पे, तो वो आवाज ज्यादा हो गया क्लास में, वो आए टीचर, उन्होंने पकड़ा मुझे और एक लड़की को, हम लोगों को लेकर गए। एंड उस वक्त मुझे पनिशमेंट मिला था कि मैं FY में हूँ, मैं SY और TY के बच्चों का लेक्चर लूँ। एंड अब वो बोलते हैं ना ईगो पे आ जाता है, तो मैंने बोला ठीक है सर, मेरी गलती तो थी Hmm. नहीं, वहां पर बाजू में खड़ा था, बाकी लोग खेल रहे हैं, मुझे पकड़ा है। वो पर्सन से, वो टीचर से पंगा लेना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हिटलर ऑलरेडी उनकी इमेज थी पूरे कॉलेज में। देन आई डिड, मैंने बोला ठीक है, उनकी रेप्लिका मार दी पूरी की पूरी, और वो टीचिंग सिखाना चालू कर दिया। उस वक्त मजा नहीं लगा टीचिंग करने के लिए, कि मैं आई वॉज टीचिंग एन अकाउंट्स टू द पीपल, आई मीन SY, आई वॉज टीचिंग अकाउंट्स टू द TY एंड SY, उन लोगों को सिखा रहा था मैं। तो धीरे धीरे वो चीजें आने लगी इन, जैसे करियर चालू किया। मैं करियर चालू करने के बाद में फिर कॉलेज खत्म होते होते मैं TY के बच्चों को भी सिखा रहा था, CA के क्लासेस ले रहा था, जितने भी नॉलेज है उनको शेयर करना आ गया। फोटोग्राफी में भी वैसे ही हुआ। बिफोर लॉकडाउन मेरे जो असिस्टेंट आते थे मेरे पास, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज किए थे अलग अलग जगह से, इंस्टीट्यूट से। बट प्रैक्टिकली जब उनको सिखाने की बात आती है ना कि बाबा ये चीज ऐसे करनी है, उनको नॉलेज नहीं होता, डीपली नॉलेज नहीं होता। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं शूट पे लेके जा रहा हूँ बच्चों को,
अच्छे अच्छे असिस्टेंट आए और उनको काम करने के लिए बताया तो उनको वो पता ही नहीं है। देन लॉकडाउन में खाली चीजें थी तो मैंने बोला इसको यूटिलाइज करते। आई स्टार्टेड टेकिंग देयर फ्री सेशंस। जैसे वहां पे फ्री सेशंस लेने चालू किए तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स आने लगा उन लोगों का। मुझे समझ में आ गया कि और ज्यादा ये एक्चुअल में लोगों की जरूरत है। देन अर्बन प्रो करके एक प्लेटफॉर्म मिला। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैंने प्रोफाइल्स मेरे बनाए, स्टूडेंट्स आने लग गए। एंड फिर उसके बाद में बहुत अच्छा लगने लगा जब आप लोगों से जैसे बात कर रहा हूँ वैसे अलग अलग स्टूडेंट से बात करना। बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन नाउ आई कैन Yeah. टीच द पीपल फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। वो सारी चीजें होने लगी एंड फिर इसको मैंने फुल टाइम टीचिंग पे डाल दिया। नाउ आई आई स्वतः खुद भी मैं लर्न करता हूँ, बाकी लोगों से भी लर्न करवाता हूँ। उनको भी जो शेयरिंग से वो लर्निंग वो मैं शेयर करता रहता हूँ। साइड बाय साइड मेरे शूट्स चलते हैं, वो शूट्स का कंटिन्यूस काम चल रहा है। बट ये सारी चीजें हो रही थी लाइफ में तभी। सो इंथुजियास्टिक प्लेटफॉर्म से लगभग पिछले एक एंथुसियास्टिक या ने भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, सॉरी, जी एंथुसियास्टिक ने भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने पैशन को प्रमोट करने का। आपने इस चीज को बच्चों के साथ सिखाया है। सो सर, आपको एंथुसियास्टिक से एसोसिएट होके मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? और इंथुजियास्टिक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मुझे लगभग एक या 1.5 साल अभी होने आया है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मुझे मिले, यूएस के, इंडिया के, अलग अलग। एंथुजियास्टिक एक प्लेटफॉर्म है जिसके एक्चुअल जो फाउंडर है वो प्योर हार्टेड लोग हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी बात करता हूँ, उनसे साथ भी मेरा काम होता है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म भी है। बट वेन आई सी अदर पीपल दे आर ओनली पैशनेट टूवर्ड्स मेकिंग अ मनी। वैल्यू जो है आपके स्टूडेंट को प्रोवाइड करना वो बहुत लोगों के सेकेंडरी ओपिनियन होता है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट विनती जी, जो फाउंडर है, उनसे भी बहुत बार मेरी बात होती है। बहुत रेयर होता है कि किसी प्लेटफॉर्म के फाउंडर के साथ आपकी टीचर की बात होती है, ये बहुत रेयर होता है। बट डेफिनेटली दो सपोर्ट है, दो लोगों का एक फैमिली की तरह आप काम करते हो। एंड ये एक्चुअल में जरूरी है, जो रिलेशन मेंटेन करके रखता है। रिलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो ये ऐसा नहीं लगता कि किसी प्लेटफॉर्म के लिए मैं सिखा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि लाइक नाउ इट्स माय फैमिली एंड आई एम नॉट जस्ट शेयरिंग द नॉलेज विद अदर पीपल, अदर स्टूडेंट जो मेरे फैमिली से कनेक्टेड है वैसे। तो ये एक ना यूनिक फैक्टर है बाकी प्लेटफॉर्म्स और जो इंथुजियास्टिक है उसके रिलेटेड। बिल्कुल। So it was great having a time with you and hearing your story about your life and your struggle, and I hope viewers also liked it. So I just want to have some few words from you for our viewers, like what message you would like to give to our viewers who would be watching you, like what you should be in your life, and क्या आपको अपनी लाइफ में एम रखने चाहिए और किस तरीके से उस एम के लिए काम करना चाहिए? देखिए मैं तो बहुत कुछ नहीं बता सकता, जो भी व्यूअर्स वगैरह है उन लोगों को जो मैंने मेरे लाइफ से अंडरस्टैंड किया है वही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आप लोगों का। तो जो भी मुझे आज देख रहे हैं या फिर आप मेरे जैसे आके यहाँ पर आके या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जब 100 लोगों से बात करोगे तो एक ही चीज मुझे कहनी है कि ना, जो क्विकली मिलता है ना, जैसे लाइटर जलाया गैस जल गया, क्विक रिएक्शन है। लाइफ वैसे नहीं चलती। लाइफ जो है ना बहुत, अगर देखने जाओगे तो लाइफ के अभी जैसे आपको मैंने ये हाइलाइट्स बताए, 30-35 साल चले गए इस पर्टिकुलर चीज को करते करते, बट हाईलाइट में 5-10 मिनट में हो गया। तो आज जो भी पर्सन देख रहा है जहां पर भी आप हो, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे हो, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स के मामले में, या फिर आपके जो इंटेलेक्चुअल है खुद का, तो कभी भी ना घाई मत करना लाइफ में आगे बढ़ने की कि मैं आज कर लाऊं, 1 महीने में मुझे सक्सेस चाहिए, 2 महीने में सक्सेस चाहिए। और सक्सेस की डेफिनेशन पहले 0 लेवल पे खुद की बना के रखिए। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन गलत बना दी आपके लिए सक्सेस की, तो आप जहां पर भी काम करोगे जिस भी डायरेक्शन में वो गलत जाएगा। तो डेफिनेटली जहां पर भी हो एक जगह पे रुकिए, ध्यान से देखिए कि आपको एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या। वो मिलने के बाद में सक्सेस की डेफिनेशन अभी से बना कर रखना, इजी पड़ेगा आगे चलते वक्त। सेकंड थिंग, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 10 साल में मिले, 15 साल में मिले या 25 साल में मिले, चलेगा। जो मिलेगा ना कभी मिलने वाला है। अगर नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि अगर आपने उसको ही एम बना लिया ना कि ये मिला तो ही मैं जिंदा हूं, नहीं तो मर गया, तो खत्म हो जाओगे पहले दिन। इसको हमेशा इस गलत फहमी में कभी भी कहीं पर भी कदम मत डालना। और थर्ड थिंग, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए सीखना लाइफ में। मरने के बाद सब कुछ चला जाता है, सिर्फ नाम जो है वो नाम काफी रहता है। और वो नाम अगर चाहते हो आपकी आपके जाने के बाद में भी कंटिन्यू रहे,
तो आपकी ऐसे लोग कमाना सीखो। पैसा तो आप बहुत कुछ कमा लेता है, लोग कमाना सीखे। लोग कमाना बहुत डिफिकल्ट है, हर पर्सन नहीं कमा पाता। तो आपके जो भी रिलेशन होंगे आपके फैमिली के साथ में, आपके जो भी लव वंस है जिनसे आप प्यार कर रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमेशा मेंटेन करके रखना, और कभी भी किसी को प्यार में धोखा मत देना। अगर धोखा मिले तो चलेगा, सह लेना, लेकिन खुद धोखा मत देना कभी किसी को। एंड उसके बाद लाइफ है, एवरीडे एंजॉय करते रहिए। पैसा वैसा वो सारी चीजें आती रहती है, उसका कोई टेंशन नहीं। क्योंकि 100 करोड़ भी आपके पास आ गए ना, तो भी आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वैसा ही। तो उस लायक बनना। अगर आपके साथ पैसे से आपका घमंड अगर बढ़ रहा है ना, तो वो टेम्परेरी है, वो फिर वो गुब्बारा कब फूट जाएगा आपको नहीं पता। तो हमेशा जीरो से ऊपर लाना, और नीचे आने के लिए हमेशा रेडी रहना, क्योंकि नीचे आने के बाद में ऊपर जाने का मजा बहुत ही अलग है। आई होप ईशा जी, यही मुझे मैसेज बताना था बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप एक जेन्युइन पर्सन है और आपने अपनी जेन्युइनली लाइफ स्टोरी बताई है, जो कि आपने जीरो से स्टार्ट करके आज एक टैलेंटेड पर्सन बने हैं। तो डेफिनेटली हमारे आज भी व्यूअर्स जीरो भी से इस स्टार्ट बात कर को रहा हूँ मैं। समझेंगे। एग्जैक्टली, आज भी मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एवरीडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आज भी मैं बहुत ज्यादा लो लेवल पे काम कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे जाना है। बट एटीट्यूड हमेशा रखना कि आप वहां पर जाने के बाद में भी ना ऊपर नहीं उड़ने लग जाओ, जमीन पे पाँव टिका के रखना। अगर ऊपर हवा में उड़ने लग बिल्कुल गए तो खत्म, तो फिर ऊपर ही चले जाओगे, बिल्कुल ग्रेविटी आपको खींच नहीं पाएगी। बिल्कुल, हमें ग्राउंडेड रहना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, अगर हम ऊंचे लेवल पे पहुंच जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में एटीट्यूड से हम भर जाए कि हम किसी को कुछ समझे ही ना अपने आगे। करेक्ट हम करेक्ट। कहाँ से उठे हैं, हमें इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि आपकी लाइफ में एक रिक्शा वाले ने भी आपको हेल्प किया, जो आपको मेडिकेशन के लिए आपको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आज आप ठीक हो और आप यहाँ बैठ के बोल पा रहे हो, अपनी चीज को कर पा रहे हो। तो ये भी बहुत मायने रखता है। एक छोटा छोटा पर्सन भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता बहुत है। मैटर करता और है। फैमिली सपोर्ट बिल्कुल आएगा। वी होप कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं देखेगी, और एक दिन वो भी अपनाएगी आपके प्रोफेशन को। ये बहुत सीधी सी बात है कि हाँ, आप एक मिडिल क्लास फैमिली की एक ही सोच होती है कि भाई हमारा बच्चा बड़ा होए और उस चीज को और एक जॉब शुरू कर दे और कमाना शुरू कर दे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले। लेकिन एक ऑफ द ट्रैक जाकर आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपने ये जोखिम उठाया है, और मुश्किलें तो जरूर आती हैं, और वो आएंगी भी, और हमें उस चीज को एक्सेप्ट भी करना है। और डेफिनेटली एक ना एक दिन वो चीजें पॉजिटिवली भी हमारी तरफ मुड़ के आएंगी। So it was great having a time with you, Mr. Krishna Patilji, and it was. I hope our viewers also liked it. So from our viewers, I want that please drop your comments here. Please like, share, and subscribe this episode, and do let us know that how you liked about Mr. Krishna's story, और आपने क्या सीखा। हम ये सब ये जानना चाहेंगे, और definitely हम आपके comments जरूर देखना चाहेंगे। So thank you so much for giving your time, and see you then. Bye. Take care and meet you in the बाय बाय next बाय बाय एवरीवन। episode.